Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. जी dear students, chemistry grade 9 chapter 3 और knowledge 3.6 को आज हम आगे लेके चलेंगे। इसका बी पार्ट पढ़ेंगे और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जिन चीजों को देखा था, सीखा था, वो क्या था। हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस बना होता है किससे? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, जिनको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने क्या किया होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ के रखा होता है। न्यूट्रॉन का किरदार बताया था, अगर न्यूट्रॉन ना होते तो प्रोटॉन में लड़ाई और रिपल्शन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता। तो ये तो हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इनबैलेंस की वजह से या तो न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाए या न्यूट्रॉन बहुत थोड़े हो जाएं, उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल। न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए रेडिएशंस को क्या करता है? रिलीज करता है। अब वो रेडिएशंस कितनी तरह की थी? 3 तरह की। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गैमा। ये तो हमें पता है इतना कि रेडिएशंस रिलीज होती हैं, लेकिन उन रेडिएशंस के रिलीज होने से होता क्या है? प्रोटॉन नंबर चेंज होता है और एटम की पहचान ही चेंज होती है। आज हमने इस चीज को सीखना है। ठीक हो गया? अच्छा, आइसोटोप्स कैन एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी। ये तो हमें पता है कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो अब कुछ स्टेबल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अनस्टेबल। स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और दूसरी न्यूक्लियस की अपनी स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का दारोमदार किस पे होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो के ऊपर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर बराबर बराबर है तो नॉर्मली हम इसको स्टेबल समझते हैं। जी ठीक है जी। फिर लास्ट में हम इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी कि कार्बन डेटिंग को डिस्कस करेंगे। कार्बन डेटिंग के बाद हम मेडिकल इमेजिंग एज एन एग्जांपल देखेंगे, किस तरह से आइसोटोप्स कार्बन डेटिंग में यूज होते हैं और इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग कैसे की जाती है इसकी। तो शुरू करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने अच्छी तरह देखा था किस तरह से ये स्टेबल जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, इन सबको आपस में होल्ड करके रखती हैं। ये लास्ट टाइम हमने देख लिया था। अच्छा, बाय द वे, मैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हमारे एसएलओ का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा स्टार्ट ऑफ द चैप्टर मैंने आपको बताया था प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो वहां मैंने बोला था कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसको भी एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी पे मुकम्मल डेटा हासिल कर लें। ये चीज भी आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी, न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी की वजह से एटम, जिस तरह ये पेंसिल पोजीशन ए से पोजीशन सी पे जाना चाहती है, पोजीशन बी पे नहीं जाना चाहती, यानी जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाना चाहती है, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, तो इस दौरान ये भी एनर्जी को रिलीज करेगी। और इसी तरह जो आइसोटोप्स होते हैं वो भी अगर अनस्टेबल हो और अनस्टेबल से, और वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो भी एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, रेडिएशंस को रिलीज करेंगे। ये भी लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था। 3 तरह की रेडिएशंस थी, कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गैमा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिकली हमने किस पे बात की थी? अल्फा पे बात की थी। किस पे बात की थी? अल्फा पे बात की थी। आज हम बीटा और गैमा को डिटेल से देखेंगे। अल्फा में थोड़ा सा मैं दोबारा से रिकॉल करता जाऊं, क्या थे अल्फा पार्टिकल? बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स आर कॉन्सिस्ट ऑन 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, और टेक्निकली इन पे क्या चार्ज होता था? +2 चार्ज होता था। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि कब अल्फा रेडिएशंस निकलती हैं। बड़ा आसान है, कल भी मैंने बताया था कि जब न्यूक्लियस हैवी हो जाता है, काफी वजनी हो जाता है, तो वो अपने अंदर से अपने आप को लाइट करने के लिए जो रेडिएशंस रिलीज करता है वो कौन सी रिलीज करता है? अल्फा। क्योंकि अल्फा के अंदर इकट्ठे 4 पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक हो गया? अब थोड़ी देर सोच के मुझे बताओ, हर एक एलिमेंट के 2 नंबर लिखे होते हैं। एक मसलन एक एलिमेंट है कार्बन, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा 6 और एक नीचे लिखा होगा 12। ठीक है? कुछ जगहों पे नोटेशन ऐसे मिलेगी और कुछ जगहों पे ऐसे भी मिलेगी कि ऊपर 12 लिखा होगा, नीचे 6। बहरहाल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने यह समझना है कि जो छोटा नंबर होता है उसको हम Z कहते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको हम A कहते हैं।
ए इज अ न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होते हैं। और बताओ न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप खुद बताओ जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स के निकलने से प्रोटॉन भी निकलेंगे और न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। प्रोटॉन के निकलने का मतलब है क्या चेंज होगा, Z चेंज होगा। Z चेंज होने का मतलब है कि एटम की आइडेंटिटी क्या होगी, चेंज होगी। हर एलिमेंट का एक आईडी नंबर है ना, Z प्रोटॉन नंबर, जो कि फिक्स होता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी की वजह से जब अल्फा रेडिएशंस निकलेंगी, प्रोटॉन निकलने की वजह से न्यूक्लियस के प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे। प्रोटॉन के चेंज होने की वजह से एटम जो रेडिएशंस रिलीज कर रहा है उसकी आइडेंटिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये देखें, ये मेरे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 92-238, काफी हैवी न्यूक्लियस है इसके अंदर, क्योंकि 238 न्यूक्लियॉन्स हैं। 238 का मतलब 238 में 92 प्रोटॉन है। 238 में 92 क्या है, प्रोटॉन। बाकी माइनस कर लो तो क्या निकलाएंगे, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशो कहीं से भी बराबर नहीं लगती। इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा। अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा, शाबाश, अल्फा पार्टिकल्स। जैसे अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो देखो 238 234 में चला गया। 238 234 में जाने का मतलब है चार चीजें न्यूक्लियस में से कम हो गई। अब वो चार चीजें न्यूक्लियस में से क्या कम हुई होंगी, दो प्रोटॉन और दो ही न्यूट्रॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन निकलते हैं और दो न्यूट्रॉन। नीचे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। तो चूंकि दो प्रोटॉन निकल चुके हैं तो दो प्रोटॉन कम हो गए, यानी कितने हो गए, 90। अब नीचे वाले नंबर का मतलब है, यही हर एलिमेंट का एक फिक्स नंबर होता है, आईडी नंबर, जिसे हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं। जब ये प्रोटॉन नंबर ही चेंज हो गया तो आप देखें आगे एलिमेंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो मैंने आपको पहले SLO बताया था, आपने पढ़ा कि रेडियो एक्टिविटी से प्रोटॉन नंबर चेंज होता है और उसे एटम की शाबाश क्या चेंज होती है, आइडेंटिटी भी चेंज होती है। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फर्दर देखते हैं जी, बीटा पार्टिकल्स कब निकलते हैं। बीटा पार्टिकल्स, इसमें एक पेज ऐड कर सकते हैं, यहां पर आप, यहां पे ऐड हो जाता है, पेज ऐड करते हैं जरा एक जी, इस चीज को समझें। डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक न्यूट्रॉन टूटता है, कल मैंने बताया था, जब भी एक न्यूट्रॉन टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, शाबाश, प्रोटॉन, प्लस क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, और प्लस एक और चीज निकलती है, उसका नाम था न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो समझ लो एक छोटा सा एनर्जी का पैकेट है जो कि मैसलेस होता है, इसका मास भी नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, शाबाश, प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस। प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास 1-0 लिखने का मतलब यहां पर क्या है, शाबाश, 1-0 लिखने का मतलब है कि प्रोटॉन का मास अगर 1 काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या काउंट करोगे, 0 काउंट करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मास वैसे ही है जैसे एक ट्रक के सामने छोटी सी चूंटी, एक 10 पाउंड केक के सामने एक छोटा सा चिप्स का एक छोटा सा टुकड़ा। तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करेंगे, हां चार्ज को काउंट करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर जोड़ दिया जाए और न्यूट्रिनो से उसको रैप कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, एक न्यूट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन। इट्स जस्ट लाइक अ चॉकलेट कैंडी, उसका आप रैपर उतार दो, अंदर से क्या निकलेगी, चॉकलेट। अब जो अंदर से चॉकलेट निकलेगी और जो कैंडी का रैपर था, उनका आपस में टोटल, यानी कि आप रैपर वाली कैंडी और रैपर के बगैर वाली कैंडी, दोनों का वेट करो तो बराबर ही होगा ना। रैपर उतरने से कोई वेट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यूं समझ लो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बांध के उनको आपस में जोड़ा हुआ था, जिससे आपका जो पार्टिकल बनता है वो क्या बनता है, न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या बनेगा, प्रोटॉन, और क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की ब्रेकडाउन होगी तो न्यूट्रॉन के ब्रेकडाउन होने के बाद न्यूट्रॉन बेटा किसमें चेंज हो जाएगा, शाबाश, न्यूट्रॉन किसमें चेंज हो जाएगा,
प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा और साथ में रिलीज होगा, शाबाश, क्या रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। और ये रिलीज होने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? बीटा पार्टिकल। क्या कहलाएगा? बीटा पार्टिकल। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक सिचुएशन बताएं मुझे, जब भी बीटा डिके होगी तो न्यूट्रॉन टूट के जब प्रोटॉन में आएगा तो प्रोटॉन की तादाद में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। और जब प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होगा तो मैं क्या कहूंगा? एटॉमिक नंबर, शाबाश, क्या कर गया है? इंक्रीज कर गया है। एक हम एग्जांपल समझते हैं, फिर इसकी सिमुलेशन भी देखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका प्रोटॉन नंबर है 15। ठीक है, उसका प्रोटॉन नंबर है 15 और इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है, जिसे मास नंबर भी कहते हैं, वो है 31। शाबाश, जल्दी बताओ, 31 के अंदर 16 न्यूट्रॉन है और 15 प्रोटॉन है। कैसे पता चला? यहां से पता चला ना, 15 प्रोटॉन है। अब जल्दी से बताओ, ये एक्स में जो एक न्यूट्रॉन है वो टूट जाता है और शाबाश, न्यूट्रॉन टूटने के बाद किस में जाएगा? प्रोटॉन में जाएगा। अब जल्दी बताओ, एक्स अभी भी 31 रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो 15 हो गए, एक टूट गया ना न्यूट्रॉन, लेकिन जो प्रोटॉन है वो कितने हो गए? 16, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन इसमें ऐड हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटेगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या बन के बाहर निकल जाएगा? बीटा पार्टिकल बन के बाहर निकल जाएगा। अब जल्दी से बताओ, अभी भी 15 जमा 16 कितना रहेगा? 31 ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला नंबर 15 की बजाय क्या हो जाएगा? 16। तो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया एटॉमिक नंबर, एक स्टेप बढ़ गया। पहले क्या हुआ था? अल्फा में कम हो गया था, इधर क्या हुआ? बढ़ गया। इसका मतलब जब भी बीटा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, जब भी अल्फा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलें, अब वेबसाइट जरा खोल दें। चलें, अच्छा जी, ये रेडियो एक्टिव डिके हमने देखना शुरू किया था और हमने डिके की टाइप्स में अल्फा डिके समझ लिया था, बीटा डिके हमने देखना था। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले ये देखें, ये एक एलिमेंट है बिस्मथ, ठीक है, और इसका 214 इसका न्यूक्लियॉन नंबर है और 84 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसने कौन क्या चीज निकाली है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? बीटा पार्टिकल्स निकले हैं। कैसे निकले होंगे? शाबाश, जल्दी बताओ। इसका वो एनोटेशन चलाना है। ठीक, तो बताइए, शाबाश, इस 214 के अंदर क्या क्या मौजूद हैं? प्रोटॉन। और क्या मौजूद हैं? न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन है? शाबाश, और नहीं नहीं, 83 प्रोटॉन है। बाकी 214 में से 83 निकाल दो तो बाकी क्या बचते हैं? न्यूट्रॉन बचते हैं। हुआ क्या होगा कि इन 214 में से 83 तो प्रोटॉन है, बाकी न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन टूटा होगा और टूटने के बाद किस में गया होगा? प्रोटॉन में। और क्या उसने रिलीज किया होगा? इलेक्ट्रॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल बन के बाहर निकल गया। शाबाश, प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन बढ़ने की वजह से नंबर 83 की बजाय क्या हो गया? 84। बट ऊपर वाला नंबर तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन भी तो बढ़ गया ना एक। तो देखो, एटॉमिक नंबर के चेंज होने से एलिमेंट भी क्या हो गया? चेंज हो गया। नया एलिमेंट पोलोनियम इसका नाम है, ये बन चुका है। ठीक है, इस फार्मूले को देखो, एक्स ए जी, ए वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जी में बेटा क्या ऐड हो जाएगा? +1, यानी एक दर्जा ऐड हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब कौन से पार्टिकल निकलेंगे? बीटा पार्टिकल निकलेंगे। आई होप कि आपको बीटा डिके अच्छे तरीके से समझ आ गया है। इसकी एक सिमुलेशन भी देख लेते हैं। मतलब लेट्स से अगर मैं इसको यहां से चलाता हूं तो ये देखें, ये निकला बीटा पार्टिकल और काफी तेजी से निकला। ठीक है, और आपने न्यूक्लियस के साइज पे देखा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि छोटी सी चीज ऐसी न्यूक्लियस से निकली है। चलें भी, अब आगे चलते हैं।
बीटा डिके के बाद गैमा डिके। गैमा डिके कब होता है, गैमा डिके के बारे में पढ़ते हैं। तो एन एम फॉर मेटास्टेबल इज इंक्लूडिंग टेक्स्ट टू द मास नंबर ऑफ द हायर एनर्जी फॉर्म ऑफ एटम। अब मैं आपको जरा समझाना चाहता हूं, जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो न्यूक्लियस थोड़ी देर के लिए दोबारा से अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। अब वो जो न्यूक्लियस की स्टेट होती है जिसमें वो थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल होता है, हम उस स्टेट को क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, मेटास्टेबल स्टेट। अब वो मेटास्टेबल स्टेट में जब एक न्यूक्लियस जाता है, अब दोबारा जब मेटास्टेबल स्टेट से यानी अनस्टेबल स्टेट से न्यूक्लियस दोबारा स्टेबल होता है ना, तो ना तो कोई प्रोटॉन निकालता है ना तो कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना वो निकल जाती है। और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है बेटा वो किसकी शक्ल में निकलती है, शाबाश, गैमा रेस। ना इस पे कोई चार्ज है और ना इसका कोई खास मैस है। इज इट क्लियर? तो गैमा रेस कब निकलती हैं, देखो गैमा रेस में ना तो ऊपर वाला नंबर चेंज हुआ ना नीचे वाला नंबर चेंज हुआ, तो इसका मतलब गैमा रेडिएशन जब रिलीज होती हैं तो किसी किस्म का नंबर चेंज नहीं होता। आई होप कि आपको समझ आ गया है कि रेडियो एक्टिविटी से एटॉमिक नंबर में किस तरह के चेंजेस आते हैं। एटॉमिक नंबर में चेंजेस की वजह से एटम की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। ठीक है, चलें शाबाश। अब बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। आगे कार्बन डेटिंग मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में डिफरेंसेस पता होने चाहिए आपको। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर एक केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें रेड कलर के एटम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन को, और सॉरी रेड कलर के जो एटम हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को। और ब्लैक कलर के जो एटम्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शाबाश, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हाइड्रोजन को। ये ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को। अब इनके अंदर इनका कोई रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के जरिए से बॉन्ड टूटा। आपको पता है ना बॉन्ड के अंदर क्या मौजूद होते हैं, शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद नए बॉन्ड बने, नए बॉन्ड बने, नई चीजें बनी, लेकिन एटम जो थे इधर वही रहे। एटम्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। जो कार्बन यहां था वही कार्बन वहां पर है, जो ऑक्सीजन यहां पर था वही ऑक्सीजन वहां पर है, जो हाइड्रोजन यहां पर है वही हाइड्रोजन यहां पर है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसके अंदर तो न्यूक्लियस ही चेंज हो जाता है, एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाता है, तो एटम की आइडेंटिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ आ गया आपको? तो रिएक्शन इन्वॉल्व मेनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट डज नॉट मैटर विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक नहीं होता, बल्कि उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा होता है, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो ये डिफरेंस है, आपने इसको समझ लिया है अच्छे तरीके से। अब हम जरा देख ले हमारा कौन सा गोल अचीव हो चुका है। अभी हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को 2 मिनट के लिए देखना है। हम पहला एसएलओ समझ चुके हैं, सेकंड एसएलओ समझ चुके हैं, थर्ड एसएलओ समझ चुके हैं, फोर्थ एसएलओ शुरू करने लगे हैं। लेकिन पहले हम यहां पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुए। इंटरेस्टिंगली न्यूट्रॉन 1932 में डिस्कवर हुआ। आपको थोड़ा याद है बोहर का मॉडल कब आया था, बोहर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल आसपास ही आया था। बोहर के मॉडल तक भी ये नहीं पता था कि एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ये तो पता था न्यूक्लियस है, लेकिन ये नहीं पता था उसमें क्या मौजूद है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए? न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट की तस्वीर आपके सामने है, जेम्स चैडविक इसका नाम है। अब इसने क्या किया, इसने बेटा अल्फा पार्टिकल्स लिए। जाहिर सी बात है तब तक रेडियो एक्टिविटी पे काफी रिसर्च हो चुकी थी। अल्फा पार्टिकल्स को उसने टारगेट किया ब्रिलियम के ऊपर। जैसे ही अल्फा पार्टिकल ब्रिलियम के ऊपर उसने टारगेट किया, उसने सामने एक मशीन रखी हुई थी। ये मशीन क्या करती थी, ये मशीन हमें बताती थी कि जो भी चीज इससे टकराएगी उसका मास क्या है और उसका चार्ज क्या है, उसका मास क्या है और उसका चार्ज क्या है। उसने देखा कि जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल्स ब्रिलियम पे स्ट्राइक किए तो कुछ ऐसा ब्रिलियम में से निकला जिसका मास तकरीबन किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं था। तो उसने पहली दफा कहा कि ये जो भी निकला है ना इसके अंदर जिसका मास तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है, ये वही पार्टिकल है जिसका जिक्र रदरफोर्ड ने मरने से पहले किया था। रदरफोर्ड ने मरने से पहले ये कहा था
कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों को न्यूक्लियस में कोई ऐसी चीज मिलेगी जिसका मास तकरीबन किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा, और वही एटम का, दोनों चीजें मिलकर एटम का मास काउंट करेंगी, क्योंकि एटम का मास असल में किसकी वजह से है, शाबाश, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले खाली किसका पता था, प्रोटॉन, बाद में जाके रदरफोर्ड की जो प्रिडिक्शन थी वो ठीक हुई और न्यूट्रॉन का पता चला। अब यहां पर थोड़ी सी इसकी केमिकल इक्वेशन भी देख लेते हैं कैसे ये हुआ सारा रिएक्शन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखो, आपने अब थोड़ी हेल्प करनी है। ये ब्रिलियम है जो मैंने शुरू में दिखाया आपको। इस ब्रिलियम के न्यूक्लियस के अंदर शाबाश प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे, न्यूट्रॉन। अपना नॉलेज इस्तेमाल करो और बताओ कितने प्रोटॉन होंगे, 4 प्रोटॉन होंगे, और शाबाश कितने न्यूट्रॉन होंगे, 5। तभी तो 5 जमा 4 कितना होता है, 9। अब इसके ऊपर थ्रो किया गया शाबाश अल्फा पार्टिकल को। जल्दी बताओ अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, और कितने न्यूट्रॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं। अब जब ये अल्फा पार्टिकल ब्रिलियम के न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक किया तो हुआ क्या, प्रोटॉन 4 जमा 2 कितने हो गए, शाबाश 6। 6 प्रोटॉन हो गए। चलो 5 जमा 2 कितने हो गए, शाबाश, और 5 जमा 2 6 होता है, 7। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 7। यानी कि एक नया न्यूक्लियस बना। अब आप अपने तजर्बे से बताओ क्या ये न्यूक्लियस कामयाब है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। कैसे पता चला, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद बराबर नहीं है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है, वो वजह ही खत्म कर दी जाए। क्या निकाल दिया जाए, यहां से न्यूट्रॉन निकाल दिया जाए। जब न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो शाबाश अंदर कितने प्रोटॉन बचेंगे, 6 प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन बचेंगे, 6। वो जो न्यूट्रॉन निकला, आगे डिटेक्टर लगा हुआ था मशीन, मैंने आपको दिखाई, न्यूट्रॉन जब इस डिटेक्टर से टकराया तो पता चला ये वो पार्टिकल है जो एटम के अंदर से निकला है, और इसका मास किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है, और इसका चार्ज कोई नहीं है। अब बताओ जो नई चीज बनी है, शाबाश, ये जो नया न्यूक्लियस बना है, ये जो भी एलिमेंट है उसके नीचे क्या लिखूंगा, 6, उसके ऊपर क्या लिखूंगा, 12। 6 जमा 6 12, और प्रोटॉन का नंबर नीचे आ गया 6। बताओ ये कौन है। हर बंदे का एक आईडी नंबर होता है ना, हर एलिमेंट का एक आईडी नंबर है, कार्बन। वेरी गुड, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो यहां से पता चला कि ये क्या चीज है, कार्बन। अभी आपने देखा ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर भी लिखा हो, आपने ऊपर ऊपर देखा था। तो ये अल्फा पार्टिकल जैसे ब्रिलियम से टकराए तो कार्बन बना और क्या इजेक्ट हुआ, न्यूट्रॉन इजेक्ट हुआ। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी देख ली। अब हम इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आने वाले हैं। अच्छा, कार्बन डेटिंग। उससे पहले ये कुछ वो चीजें हैं, मतलब जो हमने पढ़ी हैं, इसको आप इसको खुद पढ़ें। अभी तक हमने क्या पढ़ा जी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम न्यूक्लियस डिटरमिन इट्स आइडेंटिटी। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की मौजूदगी किसी भी एलिमेंट की क्या होती है, पहचान होती है। पता चल गया हमें। केमिकल रिएक्शन डू नॉट अल्टर द न्यूक्लियाई। केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियाइज चेंज नहीं होते, सो आइडेंटिटी रिमेन्स अनचेंज। तो एटम की जो पहचान है वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या रहती है, सेम रहती है। न्यूक्लियर रिएक्शन कैन चेंज एन एटम आइडेंटिटी। न्यूक्लियर रिएक्शन एटम की आइडेंटिटी क्या करता है, चेंज करता है, जिससे उसका न्यूक्लियस भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइंटिस्ट डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी इन लेट 1890s में इसकी डिस्कवरी हुई। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली एमिट रेडिएशंस, रेस और पार्टिकल्स। अब मैं यहां से आपसे एक टेस्ट लेना चाहता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये जो 3 तरह की रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं, इनमें कौन कौन पार्टिकल है और कौन कौन रेडिएशंस की शक्ल में निकलेंगी। कहते तो यही है रेडिएशंस है, लेकिन रेडिएशन कुछ पार्टिकल की शक्ल में निकल रही है और कुछ एनर्जी की शक्ल में निकल रही है। अपना नॉलेज इस्तेमाल करो चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में मैं आपको मैटर पढ़ा के आया हूं, वहां मैंने आपको बताया था कौन मैटर होता है और कौन एनर्जी होता है। तो शाबाश बताओ, अभी मैं बता के आया हूं, बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, यस, मतलब मेजरेबल है, थोड़ा सा मास है। इलेक्ट्रॉन आर द मटेरियल पार्टिकल, चैप्टर 2 में पढ़ाया आपको स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। इलेक्ट्रॉन आर मटेरियल पार्टिकल, सो दैट्स व्हाई बीटा आर कॉल्ड पार्टिकल्स। अल्फा तो डेफिनेटली पार्टिकल्स होंगे क्योंकि उसमें क्या मौजूद है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। गैमा क्या है, गैमा क्या है, शाबाश,
रेस, क्योंकि ना उसमें इलेक्ट्रॉन है, ना उसमें प्रोटॉन है, ना इसमें न्यूट्रॉन है। वो तो एक सिंपल सी छोटी मोटी एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम पार्टिकल तो नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे, रेस बोलेंगे। तो हमें ये एहतियात करनी है कि सबको पार्टिकल नहीं बोलना और सबको रेस भी नहीं बोलना। हमें पता होना चाहिए किसको रेस बोलना है और किसको पार्टिकल बोलना है। ओके, चलें अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, कार्बन डेटिंग। लो जी, कार्बन डेटिंग क्या है, इससे पता चाहिए, आपके सामने कुछ फोसिल्स हैं। ये जो साइंटिस्ट है ये क्या कर रहा है, ये डायनासोर नहीं है, ये हॉर्स है। किसी जंग, बहुत पुरानी जंग हुई कहीं पे, जंगों में पहले आपको पता घोड़े इस्तेमाल होते थे, वो कहीं मर गए सारे, और वो जिस जगह पे दफन है वहां पे उस जगह को खोदा गया, और खोदने के बाद पता चला यहां पे जंग हुई थी। अब ये जंग कितने साल पहले हुई थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन ढांचों की उम्र का पता करना पड़ेगा। अब वो कैसे पता होगी, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। ये कार्बन डेटिंग है क्या, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, सुनिए ध्यान से। अच्छा बेटा, होता क्या, ये आपको दरख्त नजर आ रहा है, इसमें एक बकरा है या छतरा है जैसे हम कहते हैं, और सूरज है, सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं। सूरज से जो रेडिएशंस आ रही हैं यहां पर, वो बड़ी तरह, उसमें बहुत तरह की रेडिएशंस होती हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो रेडिएशंस हैं इन्हें हम कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं, जो सूरज से आ रही हैं फिलहाल। अब ये रेडिएशंस क्या करती हैं, ये रेडिएशंस हवा के अंदर न्यूट्रॉन्स को पैदा करती हैं, किसी तरह से कोई रिएक्शन होता है, वो नहीं हमने पढ़ना। अब वो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, हवा में 78% शाबाश क्या मौजूद है, नाइट्रोजन। अब ये न्यूट्रॉन जो है ये नाइट्रोजन में एंटर हो जाता है। जैसे ये न्यूट्रॉन नाइट्रोजन में एंटर होता है तो बेटा चेंज क्या आता है, जरा बात को समझिएगा। जैसे ये न्यूट्रॉन नाइट्रोजन में एंटर होता है तो ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं, 7। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 7। समझ आ गया, तभी तो नाइट्रोजन के साथ लिखा हुआ ना 14। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि पीछे से एक और न्यूट्रॉन आता है, वो न्यूट्रॉन आके प्रोटॉन को धक्का लगाता है और प्रोटॉन बेचारा यहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही प्रोटॉन यहां से बाहर निकल जाता है तो प्रोटॉन पीछे कितने बचे, प्रोटॉन पीछे कितने बचे, शाबाश, प्रोटॉन कितने बचे, 6। हो गया बंद, चलें हो गया बंद। तो प्रोटॉन कितने बचे, 6। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया 6 प्रोटॉन वाला कौन होता है, कार्बन। तो देखो नाइट्रोजन किसमें चेंज हो गया, कार्बन में चेंज हो गया। बट न्यूट्रॉन तो 8 हो गए ना भाई, न्यूट्रॉन तो कितने हो गए, 8। बाहर से न्यूट्रॉन एंटर हुआ है तो 8 जमा 6, 8 जमा 6 कितना हो गया, शाबाश 14। तो यानी ये वो कार्बन है जिसका एटॉमिक मास 14 है, लेकिन इसका आईडी नंबर क्या है, 6। तो ये कार्बन का एक आइसोटोप है। अच्छा, ये कार्बन हवा में होता नहीं है, वैसे हवा में नॉर्मली जो कार्बन होता है वो ये वाला होता है। ये वाला कार्बन रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये स्टेबल होता है। कार्बन 14 जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशो खराब है, ये रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन के आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स याद आ रहा है आपको, प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, उसे क्या बनते हैं, आइसोटोप्स बनते हैं। अब कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, 12, 13, 14। ये भी कौन सा बना है, 14 वाला। और ये स्टेबल नहीं होता, ये क्या होता है, अनस्टेबल, ये रेडिएशंस को रिलीज कर सकता है। कैसे बनता है हवा में, ये मैंने आपको तफसील बताई। कॉस्मिक रेस हवा में न्यूट्रॉन पैदा करती हैं, वो न्यूट्रॉन हवा में नाइट्रोजन में एंटर होते हैं, वो नाइट्रोजन बदल जाता है किसके अंदर, कार्बन के अंदर। शाबाश। अब हवा में ये कार्बन 14 हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, शाबाश, जल्दी बताओ, ये कार्बन 14 हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद किसमें चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जरा बंद कीजिए। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा तो इसमें कार्बन 12 वाला होगा या 14 वाला होगा, 12 वाला क्यों होगा भाई, भाई 12 वाला कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन साथ साथ कौन, ये वाला मैं जो पढ़ा रहा हूं ये 12 वाला नहीं पढ़ा रहा, ये मैं कौन सा कार्बन पढ़ा रहा हूं, कार्बन 14। ये कार्बन 14 हवा में ऑक्सीजन से मिला
और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कौन सा कार्बन है, 14। अब ये कार्बन 14 प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में क्या किया, यूज किया, और फ्रूट्स बनाए, लीव्स बनाए, और इसको इस बकरे ने खाया, और इस बकरे को हमने खा लिया। तो इस तरह कार्बन 14 हमारी बॉडी में पहुंचा। रास्ता समझ आया कि हवा से पहले कार्बन, नाइट्रोजन किसमें चेंज हुआ, कार्बन 14। कार्बन 14 किसमें चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आया, प्लांट में आया। उस प्लांट को इस बकरे ने खाया, इस बकरे को हमने खाया। इस तरह हमारी बॉडी में ये पहुंच गया। अब हमारी बॉडी में जब ये कार्बन 14 पहुंचेगा तो ये हमारी बॉडी में आकर थोड़ी देर तो रुकेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि इसने रेडिएशंस को क्या करना है, रिलीज करना है और अपने आप को खत्म करना है। लेकिन उतनी देर में मैं एक और बकरा खा लूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो जो कम हुआ था ना, फिर हो जाएगा। फिर कोई टाइम गुजरेगा, कार्बन 14 थोड़ा कम होगा, तो मैं 2 बकरे खा लूंगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब, बकरे का मतलब हमेशा बकरा नहीं खाना, कभी मैं डायरेक्ट फल भी खा सकता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं डायरेक्ट प्लांट को भी कंज्यूम कर सकता हूं। तो किसी ना किसी फूड आइटम के थ्रू मेरी बॉडी में कार्बन 14 पहुंचता रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी बॉडी में कार्बन 14 की एक खास लेवल मेंटेन रहेगी। खास लेवल क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब फर्ज करो, मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं मर गया, मैं ये कहूंगा कि अगर हम में से कोई मरता है तो तब उसकी बॉडी में कार्बन 14 जाने वाला प्रोसेस खत्म। उसके बाद उसकी बॉडी में कार्बन 14 आहिस्ता 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 कम होना शुरू हो जाएगा। अब कार्बन 14 को 5700 साल लगते हैं आधा होने में। कितने साल लगते हैं, 5700 साल लगते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में 100% कार्बन 14 है ना, तो 5700 साल बाद आपकी बॉडी में कार्बन 14 चेक किया जाएगा ना कितना है, तो वो आधा रह जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब यही हमने किया। ये कल वैसे पढ़ाऊंगा आपको। कल मैं आपको ये फार्मूला बताऊंगा। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में आपको यही सिखाएंगे। एक मैं पहले सिमुलेशन दिखाता हूं आपको, 2 मिनट की सिमुलेशन है, काफी चीजें उससे आपको क्लियर हो जाएंगी। प्ले। अच्छा जी, ये फर्ज करो मेरे पास ना कार्बन डेटिंग, ये कार्बन, ये मेरे पास वो है कार्बन डेटिंग को समझने के लिए। तो मैं ना एक काम करता हूं, एक दरख्त लगाता हूं। ये मैंने दरख्त लगाया, दरख्त बड़ा हो रहा है, ठीक हो गया। अब इस दरख्त को हम मार देते हैं। मारने से पहले चेक करते हैं, तो इसमें देखो कार्बन, नोटिस नहीं किया आपने, दोबारा लगाता हूं। ये प्लांट मैंने, इसको मैंने प्लांट किया, दरख्त लगाया, बड़ा हो रहा है, इसको इतने साल लगे बड़ा होने में। अब जब ये बड़ा हो रहा है तो इसमें कार्बन कितने फीसद है, 100। कौन सा वाला, कार्बन 14। अब ये मर गया, ये गिर गया, और देखो इसमें कार्बन 14 आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। वो देखो कम होता जा रहा है। अब जरा गौर करना, जब यहां 50% होगा तो यहां कितने साल होंगे, अभी नहीं, अभी तो 50% नहीं हुआ, अभी तो 74% है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये देखें, ये 50 के करीब पहुंचने वाला है। ये थोड़ी वैल्यू उसने ज्यादा ही बता दी है, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 6000 7000 ईयर लगा लो। लेकिन मैंने जो डाटा लिया तो उसमें 5700 साल लिखा हुआ। अब इसका मतलब ये दरख्त कितना पुराना है। अब ये मेरे पास डिवाइस होती है, ये डिवाइस मुझे बताती है कितना कार्बन 14 है। यहां से मैं कार्बन 14 की परसेंटेज निकाल लूंगा, वहां से मुझे उम्र का अंदाजा हो जाएगा। इस तरह कार्बन डेटिंग से पता चलता है कौन सी चीज कितनी पुरानी है और कौन सी चीज कितनी नई है। नई से मुराद रीसेंट। कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना काफी है। क्या कार्बन डेटिंग की कुछ समझ आई है आपको? मुश्किल नहीं है, आसान है जी। जूम पे जो बच्चे बैठे हैं उनका कुछ सवाल हो कार्बन डेटिंग से रिलेटेड। आज मैंने कल वाला लेक्चर ही पढ़ाया है, कल टेक्निकल इशू की वजह से लेक्चर हमारा अपलोड नहीं हो सका। ये कल वाला ही लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा हमने ज्यादा पढ़ लिया आज। कोई सवाल है आपका तो करें, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करें। जी ऑल क्लियर? ऑल क्लियर जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।